लेकिन जरा एक बार हम मधुरेंद्र जी का भी रुख करते हैं। वहां पर अति उत्साहित नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और मधुरेंद्र जी लग नहीं रहा है कि वो अभी इंतजार करना चाह रहे हैं। वो अभी पोस्टल बैलेट जैसे मतलब अभी तक खुला है तो वो उसी में ही वहां लड्डू जलेबी ढोल नगाड़े सब कुछ आ चुका है। देखिए, पोस्टल बैलेट पर ही बुलेट की तरह जश्न मन रहा है और यहाँ पर जश्न मनाने के लिए जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो देखिए किस तरह से दरअसल यहाँ पर आ चुके हैं। जलेबियाँ भी आ चुकी हैं और ये देखिए यहाँ जश्न के बीच किस तरह से दरअसल कार्यकर्ता जलेबियों के साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लड्डू बट रहे थे, अब यहाँ पर जलेबी बट रही है और जलेबी जो है वो दरअसल किस तरह से हरियाणा की राजनीति में छाई रही जब राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर दरअसल टिप्पणी की थी। और आज देखिए कि वही जलेबी दरअसल आज कांग्रेस जश्न में यहाँ पर शामिल है। ये जलेबी का जश्न हरियाणा से आ रहा है। ये जलेबी से ये हरियाणा का जश्न है। हरियाणा से जो जलेबी चली है ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी जलेबी, और हिंदुस्तान के बच्चे को कांग्रेस के साथ जोड़। आज लड्डू पर जलेबी भारी पड़ रही है। जी, लड्डू तो हाथों से बनाए जाते हैं और राहुल जी ने हाथों से सींच दिया है, हरियाणा को, पूरे देश को सींच दिया है और खुशनुमा माहौल है। और जलेबी मोदी जी को भी भिजवाते हैं कि मिठाई थूकिए। तो देखिए जलेबी किस तरह से दरअसल यहाँ पर इस वक्त जश्न में और डूबे हुए 10 में लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लौटेंगे हम यहाँ पर, लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। नहीं ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे तो आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला को, जो 5 सदस्य विधानसभा के नामित मनोनीत किए जाएंगे उनको लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं। एनके सर, उमर अब्दुल्ला की बात तो ठीक है कि जो मनोनीत की होने की प्रक्रिया है वो तो सरकार की सलाह पर होती है। नहीं, देखिए सरकार इसलिए है कि जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं वो उन केसेस में होते हैं जहां गवर्नमेंट नॉन अवेलेबल, जैसे कि किसको बुलाएं, एक चुनाव हुआ है, हंग असेंबली है, उसमें किसको बुलाएं, इसमें उसको डिस्क्रिशन होता है क्योंकि उस समय आपको कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे तो गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो या तो आप चुनाव के पहले 5 नॉमिनेशन कर दीजिए ताकि जनता को मालूम हो कि ये 5 लोग तो साहब बीजेपी के आ गए हैं, अब हमें वोट देना है। या तो ये करे पहले, या जब ये हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बन जाए, जिसकी भी सरकार हो, उसके बाद उसके रिकमेंडेशन से करे। यहाँ पे डिस्क्रिशन करके आप पब्लिक वर्डिक्ट को, जो जनता ने अपना वो दिया है, आदेश दिया है, आप उसी को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि अचानक जब चुनाव हो गया तो कल रात को आपने 5 नॉमिनेशन किए, वो 5 के 5 बीजेपी के हैं, तो आप तो उस वर्डिक्ट को पलट रहे हैं सर। लेकिन माफी के साथ ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं लोकसभा में भी जो सदस्य नामित किए जाते हैं, जो नामित किए जाते हैं उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, भले ही वो नामित किए जाते हैं। बिल्कुल होती है, लेकिन वो नामित किए जाते हैं तो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपका डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ये जो वर्डिक्ट है जनता का, इसको आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। जनता ने मान लीजिए दिया, एक आदमी को दिया, उसमें पूर्ण बहुमत है, तब तक आपने अचानक रात में 5 आदमी भेज दिए, तो वो पूरा का पूरा वर्ड, इसलिए ये टेक्निकली गलत है। संविधान में ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा तो ये कहीं नहीं ठहरेगा। कल रात को जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है वो उनके अधिकार से बाहर है। इसीलिए शायद मनोज सर की बार-बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं उस पूरी व्यवस्था पर। आप देखिए ना, तभी से उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि इस बारी इलेक्शन में जो सबसे बड़ी जीत है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते,
जम्मू कश्मीर में, वो देश के लोकतंत्र की जीत है। और आप ये देखिएगा कि 10 साल के बाद वहाँ इलेक्शन हुए हैं और हर तरीके के लोग, मतलब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ और जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं, वो भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में वहाँ के जो एलजी का ये मूव मेरे ख्याल से कोई जो हम लोग चाहते हैं, जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उसके वो अगेंस्ट है। लेकिन सर अगर क्लियर कट होता है तब तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हंग असेंबली आती है जिस तरह से अगर दिख रहा है नेक टू नेक, तब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कभी भी नेक एंड नेक जब होता है ना, तो उसमें अब ये रोल, चूंकि ये पांचों हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं और इसमें 2023 में जो सेकंड अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के तहत 5 पावर्स दिए गए कि 5 नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो कल रात को जब आपने कर दिया तो वो अस्तित्व में आ गए, अस्तित्व में आ गए तो आपके वर्डिक्ट को बदल सकते। मान लीजिए हंग असेंबली है, लेकिन इनके 5 के आने से एक पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट जनता ने दी थी, आपने उसी को बदल दिया। तो क्या जनता के वर्डिक्ट को डेमोक्रेसी में फ्रस्ट्रेट करना एक ऑर्डर से, क्या ये मुनासिब है? यही सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो, या जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही, ये मुद्दा है और इस पे गौर करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं सर कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी नॉमिनेट किया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले होता रहा है, लेकिन ये काम सरकार की सिफारिश पर होना चाहिए। उसका एक चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद होता तो बेहतर होता। बिल्कुल एक सिंपल सा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज इन द एक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये होता है। तो चीफ मिनिस्टर, सर माफ कीजिएगा, इस वक्त की एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है हमारी। ये चीजें बदल रही है। लाडवा से मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, तो ये क्या, इसके क्या बड़ा ये बड़ा इंडिकेशन है, ये कुछ सीट्स है, इंडिकेटर है। ये माना जा रहा था कि उन्हीं के पार्टी के एक सहयोगी जो लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में खुद की राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे थे, वो आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलेगा। आखिरी मोमेंट पर उनका टिकट काटा गया। नायब सिंह सैनी से कहा गया कि आप यहां से चुनाव लड़िए। उसके बाद यह आरोप लगा कि नायब सिंह सैनी के परिवार वालों ने उसी शख्स के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसके बाद से ये लगातार खबरें आ रही थी कि नायब सिंह सैनी की जो सीट है वो वहां पर फंस सकती है, और उसी तरीके की कुछ अपडेट इस वक्त आपके सामने। लेकिन सर सिपा सलारी अगर पीछे रहेंगे तो फिर फौज का क्या होगा? वैसे ये मुझे जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं, आप देखिए तो ये गैप अब वाइडन होता ज्यादा हो रहा है। 28 अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो, और 46 जी। तो ये जो मैं कह रहा था कि 15 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट में ये गैप बढ़ने लगेगा, तो ये हकीकत अब हरियाणा में दिखाई दे रही है, काफी तेजी से गैप बढ़ रहा है। मनोज सर, अब ये देखिएगा कि कैप्टन अभिमन्यु भी, जो कि वहाँ एक बीजेपी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है, वो भी अपनी सीट से पीछे हैं। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो भी हैं, वो उनकी हालत वहाँ कोई बहुत ज्यादा। अनिल विज अंबाला से पीछे चल रहे हैं सर। अनिल विज जो कह रहे हैं कि देखिए साहब हम कल मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास पर, वो अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी बिल्कुल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। और अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो अनिल विज उन लोगों में से हैं जिन्होंने कि बीजेपी का झंडा हमेशा वहाँ ऊंचा करके रखा, और वो वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे। और जिस समय मतलब 2014 के बाद जो एक आरोप बीजेपी पे लगता रहा, वो ये था कि उन्होंने स्टेट में जो उनकी जो इनकम्बेंट और जो बड़ी जो वहाँ के नेता थे, उनको धीरे धीरे करके उनको वो पीछे किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।